अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम दोहरा के साथ मैं वासिद खान और मेरा साथ देंगे इफ्तिखार शराजी साहब। बात करेंगे 18वीं तरमीम के मुतालिक। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सीनियर क़यादत ने JUIF से मुलाकात की। आसिफ अली जरदारी साहब जो कि 6 माह बाद नजर आए हैं सियासी हलचल में हिस्सा लेते हुए। साथ में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के को चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने मौलाना फजलुर रहमान साहब से मुलाकात की। हिज़्ब इख्तिलाफ का कहना है कि 18वीं तरमीम और NFC जैसे इशूज़ पर वो मुत्तहद हैं, लेकिन दूसरी जानिब हुकूमत वक्त ने गहरी तनकीद की है, ना सिर्फ 18वीं तरमीम पर लेकिन NFC के तमाम सिस्टम पर, और दबे हुए अल्फाज में कहा है कि बहुत ज़्यादा गुंजाइश है, तब्दीली की गुंजाइश है। इन तमाम अमूर पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सीनियर रहनुमा शैला रजा साहिबा, और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से उनका ताल्लुक है साबिक वफाकी वजीर चौधरी जाफर इकबाल साहब। बहुत बहुत शुक्रिया शो में शामिल होने का, अपना कीमती वक्त देने का। चौधरी जाफर इकबाल साहब, सेम क्वेश्चन है। 18वीं तरमीम की हद तक मुस्लिम लीग नवाज का क्या मौकफ है और NFC अवार्ड को रिकॉन्स्टिट्यूट करने के हवाले से क्या मौकफ है? PTI की हुकूमत कैसे आई और आज तक उनका मुख्तलिफ मामलात में मौकफ क्या रहा? कल जो चौधरी शुजात हुसैन साहब ने ब्रेकिंग न्यूज़ दी उसको भी अगर सामने रखा जाए, और PTI के साथ बहुत सारे वो दानिश्वर जो उनके हामी थे, वो कभी सदारती निज़ाम की आवाज़ें वहाँ से सुनाई देंगी, कभी सूबों के इख्तियारात की बात करेंगे। और अभी चंद दिन पहले बावर्दी लेफ्टिनेंट जनरल साहब जो NDMA के इंचार्ज हैं वो भी गिला करते हुए नजर आए 18वीं तरमीम से। तो ये मेरे ख्याल में एक वो तबका है जो शायद पार्लिमानी जमहूरी निज़ाम पे जिनका यकीन नहीं है। 18वीं तरमीम पार्लिमान जो कि नुमाइंदा है पूरे पाकिस्तान का, उन्होंने की, और बहुत सारी उसके अंदर ऐसी चीज़ें हैं जो नीचे सूबों को तफवीज़ होने से बहुत ज़्यादा बेहतरी आई। NFC अवार्ड वो भी पार्लिमान का फैसला है। अगर आज की मौजूदा पार्लियामेंट उसके ऊपर कोई डिबेट करना चाहती है, उसके अंदर कोई बेहतरी लाना चाहती है, या वो कहीं समझती है कि कोई चीज़ ऐसी है जिसे दुरुस्त किया जाना है, तो यकीनन वो बहस के लिए पेश करें, और वो अपनी उतनी अददी अक्सरियत और राय अगर रखते होंगे तो फिर उसे वो अनडू कर सकेंगे। लेकिन इस तरह की बातें करने से और इस तरह के अफवाहें और शोशे छोड़ने और ऐसे तबसरे जो गैर संजीदा तबसरे हैं वो करने से पार्लिमानी निज़ाम जमहूरियत जो है, या सियासी अदम इस्तेहकाम अगर मुनासिब लफ्ज़ होगा, वो आपको पैदा होता हुआ मुल्क के अंदर नजर आता है। कि एक ऐसी चीज़ जिसके ऊपर आज से कुछ साल पहले सारा पार्लिमान और सारा पाकिस्तान मुत्तफिक था, आज की हुकूमत एतराज़ किए हुए है। और इनसे ये अगर पूछा जाए कि भाई आज आपको 18वीं तरमीम और NFC अवार्ड भला नहीं लग रहा, तो 5 साल जनाब इमरान खान साहब आपकी हुकूमत रही, आपके वजीर आला वहाँ थे KPK के अंदर, आप 18वीं तरमीम के इख्तियारात भी इस्तेमाल करते रहे, आप NFC अवार्ड से हासिल होने वाला जो रुपया था वो भी सूबे के लिए इस्तेमाल करते रहे। तब आपने इसके ऊपर बात नहीं की। तब शायद आपको ये एतराज था कि फेडरल गवर्नमेंट के पास बहुत सारे इख्तियारात हैं, बहुत सारे काम वफाकी हुकूमत के करने के हैं और वो उनको करने चाहिए, क्योंकि तब जनाब इमरान खान साहब और उनके चाहने वालों के पास वफाक के अंदर हुकूमत नहीं थी। आज उनके पास वफाक में हुकूमत है जबकि सिंध के अंदर नहीं। तो आपको अगर पिछले 5-6 माह का आप देखें, ना KPK के अंदर कोई ऐसी आवाज़ उठी कि आपको सूबाई खुद मुख्तारी या 18वीं तरमीम में कोई ऐसा तब्दीली लानी चाहिए, ना आपको बलोचिस्तान से कोई ऐसी आवाज़ उठती हुई नजर आई, बल्कि बलोचिस्तान ने मुखालफत की, ना पंजाब से। सिंध के अंदर जो PTI के लोग हैं, जो उस वक्त सिंध हुकूमत की कोरोना के खिलाफ जो जंग थी उसमें भी रोडे अटकाते रहे, तो वहाँ पे आपको ये चीज़ें नजर आएंगी। बहुत सारे जो हैं तज्जिया निगार, उन्होंने जाके मुख्तलिफ प्रोग्रामात भी किए सिंध के अंदर। बहरहाल मैं ज़ाती तौर पर बतौर पाकिस्तानी, बतौर तालिब इल्म सियासियात के, ये कहना चाहूँ PTI की हुकूमत से कि आपके करने के बहुत सारे और काम हैं। आपसे तो रोटी की कीमत कंट्रोल नहीं हो रही,
आपसे तेल का बहरान हल नहीं हो रहा, आपसे अदवायात की कीमत कम नहीं हुई, आप चीनी की कीमत को स्टेबल करने के लायक नहीं, आप जो ब्यूरोक्रेट्स को पोस्ट करते हैं 2-3 माह से ज्यादा आप उनके साथ काम नहीं कर सकते। 18वीं तरमीम या NFC अवार्ड के ऊपर बात करना आपके कद काट से और आपके बस से बहुत बड़ी बात है। आप छेड़ना चाहें तो जी बिस्मिल्लाह ले आइए। मुस्लिम लीग नून ये समझती है कि वफाकी तर्ज हुकूमत में, पार्लिमानी निज़ाम जमहूरियत में, पार्लिमानी निज़ाम हुकूमत में सूबों को जो इख्तियारात दिए गए हैं इससे बढ़ के और इख्तियारात देने चाहिए, और बहुत सारी वो चीज़ें जो चौधरी जाफर इकबाल साहब मेरे ख्याल में शैला रज़ा साहब को भी शरीक गुफ्तगू करते हैं। बुनियादी तौर पे ये बात दुरुस्त है कि तहरीक इंसाफ के पास इस वक्त पार्लिमान के अंदर अददी अक्सरियत नहीं है, लेकिन बार बार जो बात हो रही है वो ये हो रही है शैला रज़ा साहबा कि बुनियादी तौर पर जो दो बड़े एरियाज हैं, एक तो दिफा, दूसरा बैरूनी कर्जों की अदायगी, ये सारे के सारे मामलात वफाक के पास हैं, लेकिन वसाइल सारे चले जाते हैं कहीं सूबों के पास। तो सूबे उसके अंदर कहीं अपना शेयर डालने के लिए तैयार नहीं है, तो गोया कर्जे पूरे पाकिस्तान के लिए जाते हैं। वो सिंध में भी काम होते हैं, वो बलूचिस्तान में भी होते हैं, KPK में भी होते हैं, पंजाब में भी होते हैं, बट अदायगी करनी पड़ती है वफाक को। दिफा पूरे पाकिस्तान का होता है बट जिम्मेदारी सिर्फ वफाक की है। तो कुछ ऐसी चीज़ें तो लगती हैं कि जो बड़ी वैलिड आर्गूमेंट हैं जो इस वक्त तहरीक इंसाफ दे रही है, और इन चीज़ों का एड्रेस होना चाहिए। सिर्फ इस बुनियाद पर मुखालफत की जा रही है क्योंकि आवाज़ तहरीक इंसाफ की जाने से उठी है, लिहाजा आप ये फरमा रहे हैं कि नहीं इस मामले पे कोई बात नहीं हो सकती, या आपको लगता है कि आर्गूमेंट में कुछ जान है? अच्छा, सबसे पहले तो शुक्रिया, और आप लोग जो पार्टिसिपेंट हैं उनको और तमाम देखने वाले को मेरा सलाम हो। देखिए, बात ये है कि अब तक आइन में 25 तरमीम हो चुकी हैं, और 18वीं तरमीम किसी एक दो चीज़ों का नाम नहीं है। ये काफ़ी बड़ी तरमीम है जिसके काफ़ी सारे क्लॉज हैं। हुकूमत को चाहिए एक पेपर वर्क करे, उस पेपर वर्क को बनाकर ये बताए कि कौन सी चीज़ में उन्हें क्या एतराज़ है। अगर वो कर्ज़ों की बात कर रहे हैं तो सूबे भी अपने तौर पर जो कर्जे ले रहे हैं उनके ऊपर भी बात होती है कि कोई भी ऐसा कानून जो, मैं ये समझती हूँ कि आइन में जितने कवानीन हैं वो लेजिस्लेटर्स ने बनाए हैं और उन सबको रिविजिट किया जा सकता है। लेकिन अगर आप उठा के एकदम से कह दें कि जी ये गलत है, तो भाई इसकी क्या चीज गलत है? किस पे बात करना चाह रहे हैं आप? क्या आप इस पे बात करना चाह रहे हैं कि आप CCI का इजलास 3 महीने बाद ना बुलाएं और सूबाई हुकूमतें आवाज ना बुलंद करें? और जब हम कहते रहे कि सूबों का इस्तेकाम का तरक्याती बजट नहीं दिया जा रहा, तो सब कहते रहे झूठ, फिर एक वक्त ऐसा आया कि सारे सूबे बोले, तो फिर जाके वफाक ने पहली मर्तबा 23 दिसंबर को CCI का इजलास बुलाया। जब हम ये कह रहे हैं कि नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल का इजलास, ये दोनों कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हैं, साल में कम से कम 2 दफा होना चाहिए, बड़ी मुश्किल से 1 दफा होता है। इसी तरह बहुत सारी बातें हैं जो 18वीं तरमीम से सीधी की गई हैं। इसी तरह एक मिनट ये कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन जो है, उसके जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर के चुनाव का मामला है, उसमें पॉलिटिकल पार्टीज को बहुत ज्यादा इख्तियारात दिए गए हैं। तो मेरा ये सवाल है, कल इनकी कंवल शोजब कहनी थी कि अगर इलेक्टेड लोगों को नहीं इख्तियार दिए जाएं तो किसको दिए जाएं। इसी तरह उन्हें नैब के चेयरमैन जो कि हुकूमत और अपोजिशन को मिलके करना होता है, उस पर भी उन्हें इतराज है कि सियासतदानों को बहुत इख्तियारात दिए गए। तो इख्तियार तो होते ही सियासतदानों के पास है। तो इसके अलावा रज़ा साहब, आपने चेयरमैन नैब को चुना, आज आप खुद ही 2 बड़ी जमातें तहरीक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग उसका गिला कर रही है कि शायद वो मेरिट पे चीजों को नहीं देख रहे। फिर PTI की तरफ से ये आर्गुमेंट आता है कि हेल्थ और एजुकेशन आपको दिए गए। इस वक्त वो कहते हैं कि सिंध के अंदर कोई ढंग का एक हॉस्पिटल नहीं है जहाँ पे लोगों का बेहतर अंदाज में इलाज हो। फिर वो कहते हैं कि नेशनल सिलेबस बनाना है हमने तालीम के लिए, तो उसके अंदर भी सूबे रुकावटें डालते हैं, वो भी नहीं बन पाता। तो इश्यूज तो बहरहाल है। मैं ये कहना चाहती हूँ कि नैब का इलेक्शन जो कि डिसाइड हुआ है उस तरह चुना गया, उस वक्त PTI को भी इतराज नहीं था। हमें तो इतराज इस पे है कि आपने आकर
उन्हें इतना मजबूर करने की कोशिश की कि उनके खिलाफ वीडियो निकाल के उनको जो है आपने नैब को कंट्रोल किया। हमें ये एतराज नहीं है कि वो कैसे हैं, आपने जो उनके ऊपर कब्जा किया है और उन जिस तरह से नैब को आप चला रहे हैं, हमें उस पे एतराज है। तरीक़ाकार तो सही है। दूसरी बात जो है, आपने सेहत की बात की और स्टैटिस्टिक्स डिपार्टमेंट ये कहता है कि सूबे सिंध में पंजाब से भी ज्यादा 437 कारामद हॉस्पिटल हैं। हमारे यहाँ सिर्फ मुल्क से नहीं, दूसरे मुल्क से भी लोग इलाज कराने आते हैं, चाहे वो साइबर नाइफ हो या किडनी ट्रांसप्लांटेशन हो या दिल के अमराज का इलाज हो। जो ये कहता है वो एक रटा रटाया बयान पड़ता है जो उसको पार्टी की तरफ से दिया गया है, वरना ऐसा ना करता। और जहां तक एजुकेशन का मामला है, हम उसे बेहतर कर रहे हैं और हमने एजुकेशन इमरजेंसी लगाकर काफी चीजें बेहतर की हैं। अब अगर आप ऐसे स्कूल्स में चले जाएं जिनको हम एक गलत इमारत, खाली इमारत, बगैर टीचर की इमारत कहकर स्कूल के ज़मरे से निकाल चुके हैं, तो हम क्या कर सकते हैं? क्योंकि पीटीआई का काम ही यही है। हम समझते हैं कि 18वीं तरमीम के बाद से सूबे में बहुत बेहतरी आई है, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर में आई हो, एजुकेशन में आई हो, हेल्थ में आई हो। चौधरी जाफर इकबाल साहब, आपने दो चार नुकात उठाए कि पार्लिमानी निज़ाम का एहतराम करना चाहिए हुकूमत वक्त को, और साथ में NFC अवार्ड के मुतालिक भी बात की। लेकिन सर, जब मुस्लिम लीग नवाज इक़्तिदार में थी तो अक्सर यही सुनने को मिलता था, उनके अपने वज़राए ख़जाना हुआ करते थे जो कहते थे कि NFC अवार्ड की वजह से हमें कई मसाइल दरपेश हैं, और एक ये बहुत बड़ा मसला है कि मरकज़ के पास उस हद तक वसाइल नहीं है जितने होने चाहिए। एक ये बात सर। दूसरी बात जो शायद फरकान अब्बासी साहब का भी कहना है कि बहुत ज़्यादा आपने टेक्नोक्रेट्स रखी हैं PTI हुकूमत में, और इन लोगों का कुछ बैकग्राउंड का नहीं पता। तो सर, मुस्लिम लीग नवाज के दौर में भी हमने देखा खुसूसी मुआवन, खुसूसी मुशीर, उनके पास तमाम वजारत हुआ करती थी और बहुत सारा बोझ था इन पे, बहुत ज़्यादा इनकी जिम्मेदारियां इनको सौंपी गई थी जो आपके टेक्नोक्रेट्स थे। तो हालांकि हिज़्ब इख्तिलाफ की तनकीद वही रहती है, क्या हम कह सकते हैं कि हुकूमत में आके मुख्तलिफ तरह की मजबूरियां होती हैं और पर्सपेक्टिव होता है? किस तरह देखते हैं जनाब? जी, आपसे पहले शराजी साहब ने भी एक बात की, उस पर भी, और आपकी दोनों बातों का जवाब के हमारे वज़ीर ख़जाना NFC अवार्ड पे बात करते रहे, लेकिन ज़रा ये बता दीजिए कि हमारे ही वज़ीर ख़जाना ने जो टैक्स कलेक्शन का टारगेट रखा वो भी अचीव किया, और हमने बजट के अंदर भी इजाफा किया, वो तरक्याती बजट हो, मुल्क के दिफा का बजट हो, या NFC अवार्ड जो सूबों को तकसीम होना है वो बर वक्त होता भी रहा, मिलता भी रहा, और सूबे उसके मुताबिक अपना काम करते रहे। दूसरा सवाल आपका है कि टेक्नोक्रेट्स, ये आइन ने इजाज़त दी है कि वज़ीर आज़म अगर किसी ऐसे आदमी को जो इलेक्ट नहीं हुआ अपनी टीम का हिस्सा बनाना चाहे तो वो बना ले, लेकिन आप देखेंगे तो बेशतर, बल्कि अगर आप दोनों जमातों की काबीना जो इमरान खान साहब की है और हमारी है, उसमें आप देख लें वज़ीर सेहत इनके कौन है, हमारे वज़ीर सेहत कौन थे, क्या वो सिलेक्टेड थे या इलेक्टेड थे? वज़ीर ख़जाना आप देख लें वो कौन है, अभी इनके पावर के जो इंचार्ज थे वो देख लें, इकनॉमिक अफेयर्स के रज़ाक दाऊद साहब देख लें। तो बहुत बड़ा फ़र्क है। नॉन इलेक्टेड लोग थे मियां नवाज शरीफ के साथ, लेकिन इस तनासुब से नहीं थे जिस तनासुब में आज हैं, उन वजारतों पे नहीं थे। वजारत ख़जाना किसी भी वज़ीर आज़म की मेन वजारत है, और वो उसका वज़ीर ये शो करता है कि पॉलिसी कैसी और किसकी चल रही है। तो जो वज़ीर ख़जाना आज हैं वो बदकिस्मती से इमरान खान साहब के नहीं हैं, वो इमरान खान साहब के विजन से ताल्लुक़ नहीं रखते, वो PTI के मंशूर और सोच को नहीं टो करते, उसके साथ नहीं चलते, वो कहीं और से भेजे गए हैं, पहले भी भेजे जाते रहे, और उससे जो उनकी कारकर्दगी थी वो भी सामने है। तीसरी बात अभी शराजी साहब ने की कि एक ये एतराज़ है कि दिफा के ऊपर बहुत सारा पैसा और कर्जों की अदायगी में वफाक को खर्च करना पड़ता है, क्या सूबे भी हिस्सा देंगे?
तो मैं गुजारिश ये करूंगा, जब हमने 2013 में हुकूमत संभाली तो 325 अरब रुपए का पीएसटीपी था, तरक्याती बजट था फेडरल गवर्नमेंट का। हम उससे जब छोड़ के गए तो 1100 अरब के ऊपर छोड़ के गए, डबल नहीं ट्रिपल नहीं, उससे ऊपर लेके गए। और कैसे हमने टैक्स कलेक्शन बढ़ाई। और इसी तरह दिफा के बजट को भी अगर आप देखें तो वो भी इसी तनासुब से बढ़ा, और उसको भी हम 350-400 अरब से जो है वो 900 कुछ अरब पे लेके गए। जबकि 235 अरब जो पेंशन है रिटायर्ड फौजियों की, चाहे वो एयरफोर्स से हों, नेवी से हों या आर्मी से हों, वो अलग से सिविलियन बजट में से जाती है। तो ये सारा कुछ सूबों के एनएफसी अवार्ड या सूबों का जो हिस्सा है उसमें कमी किए बगैर की गई। अब अगर मौजूदा हुकूमत वो एफबीआर का चेयरमैन वो शख्स लगाती है जो अपनी 16 कंपनियों को टैक्स में बहुत सारी छूट दे के चला गया, और आज हम हाथ पे हाथ धरे बैठे हैं। अगर वो जो टारगेट रखते हैं वो टैक्स कलेक्शन नहीं कर पाते, अगर मुल्क के अंदर वो कारोबार की ऐसी तहस नहस करते हैं कि लोग आज टैक्स भरने के लिए उनके पास पैसे नहीं है, कारोबार उनके ठप हुए हैं, तो इसमें एनएफसी अवार्ड या 18वीं तरमीम का कोई कसूर नहीं है। आप कोई भी तरीका अपना लें, कुछ भी कर लें, जब आप नालायक हैं, जब आप निकम्मे हैं, जब आपके पास अपनी टीम नहीं है जो आपके मंशूर के साथ काम करने वाली होगी, तो फिर आप भले कोई आयन बना लें, भले कोई कानून बना लें, आप फिर उसके ऊपर अमल दरामद नहीं करा सकते। लेकिन चौधरी साहब, आपको लगता नहीं है बहरहाल किस मुल्क के अंदर 50% इकोनॉमी के बारे में कहते हैं कि अनडॉक्यूमेंटेड है, और बहुत सारे बड़े माफियाज हैं कि जो बहरहाल स्टेटस को तोड़ने की राह में बहुत बड़ी रुकावट बन रहे हैं, और यही वजह है कि शबर जैदी हों या बाकी एफबीआर के चेयरमैन हों, सबको बड़ा टफ टाइम मिल रहा है, अंदर से भी और बाहर से भी। और कहा यह जा रहा है कि कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के अंदर भी लोगों ने जानबूझ के इन्वेस्टमेंट रोकी ताकि उनका जो मनी ट्रेल है वो सामने ना आए। तो कम से कम ये तो आप अप्रिशिएट करें तहरीक इंसाफ की हुकूमत को कि एक विजन के लेके जरूर आए हैं। हाँ, वो रियलिटी में ट्रांसलेट हो रहा है या नहीं हो रहा वो एक और बात है, लेकिन साथ में सिराजी साहब, मुझे खुशी होती कोई पीटीआई का नुमाइंदा बैठा होता। आप कौन से विजन की बात कर रहे हैं? मैं भी अच्छे बनाती हूँ। अगर आप ये कह रहे हैं कि 50% इकोनॉमी डॉक्यूमेंटेड नहीं है, तो क्या उसका तरीका ये है, उसका तरीका ये है कि आप बिजली गैस महंगी कर दें, उसका तरीका ये है कि आप लोगों के कारोबार जो है बंद कर दें, उसका तरीका ये है कि आप पीएसटीपी के अंदर कमी ले आएं, उसको बेहतर करने का तरीका ये है कि आपसे टैक्स कलेक्शन ना हो पाए? चौधरी साहब, ये ऑन रिकॉर्ड है कि आपके दौर में भी बिजली की कीमतें 4-4, 5-5 बार बढ़ी हैं, गैस की कीमतें आपने भी बढ़ाई हैं सर। ये रिकॉर्ड पे चीजें पड़ी, आप इसको देख सकते हैं, आप बड़े अच्छे पार्लिमानी हैं, अदाद शुमार पे नजर रखने वाले हैं। लेकिन मैं तो ये कहूँगा जो सब बात यह है कि इससे पहले आपकी जमात कई मामलात के ऊपर एक डिफरेंट पोजीशन लेती रही, लेकिन बिलाखिर आपने इस मौजूदा हुकूमत को एक सेफ पैसेज दिया जो सपोर्ट किया। फॉर एग्जांपल, ये जो आर्मी चीफ के एक्सटेंशन का मामला आया था और उसके बाद अदालत से एक हुक्म आया कि इसके मामले पे एक कानून साजी होनी चाहिए, नून लीग के अंदर कहीं हमें डिसेंटिंग वॉइसेस नजर आई, लेकिन बिलाखिर आप इस हुकूमत के साथ खड़े नजर आए और आपने इसको सपोर्ट किया और कानून साजी हो गई। तो मेरा ख्याल ये है कि शायद अब भी आप कह तो ये रहे हैं कि 18वीं तरमीम के कुछ ऐसे नुकात कि जिनके ऊपर तहरीक इंसाफ ये चाह रही है कि कानून साजी असर नो होनी चाहिए। आप प्राइमरीली तो कहीं मुखालफत में नजर आ रहे हैं, लेकिन लगता ये है कि मियाँ नवाज शरीफ साहब या शहबाज शरीफ साहब की जानिब से हुक्म आएगा और आप भी फिर तहरीक इंसाफ के साथ कहीं खड़े नजर आएंगे। क्या कहेंगे इस पे? शराय साहब, आपने बहुत लंबी बात की और फिर एक उस किस्से को छेड़ा। आर्मी चीफ की एक्सटेंशन, इमरान खान साहब ने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के ओहदे को और उनकी एक्सटेंशन को दुनिया भर के अंदर जग हंसाई का जो है एक सिलसिला उसके ऊपर खड़ा कर दिया। ना इनसे नोटिफिकेशन करने हुआ, ना नोटिफिकेशन वापस लेने हुआ, अदालत के अंदर जो सवालात उठे, ये सारी उनके नालायकपन की बात है। जब बात कौमी असम्बली में आई, बिल्कुल जब हमारी पार्टी मीटिंग हुई उसके अंदर सब लोगों ने अपनी अपनी आरा दी, लेकिन जब पार्टी ने फैसला किया, हम उस फैसले को ऑन करते हैं जो पार्लियामान के अंदर एक कानून पास करके वो वजीर आजम पाकिस्तान को इख्तियार दिया गया है। पहले क्या होता था कि वो बिल्कुल इख्तियार नहीं था लेकिन उसको इस्तेमाल किया जाता था। अब वो इख्तियार दिया गया है कि अगर किसी सूरत में करना पड़े तो वो कर सकें। और जो हशर इमरान खान साहब ने
आर्मी चीफ की पोजीशन का किया, उस पर भी आपको कोई तबसरा करना चाहिए। अभी आप कह रहे हैं कि 18वीं तरमीम में अगर फिर ऐसा हुआ, ऐसा कई मौके पे हुआ और होगा, इसलिए कि जो बात पार्लियामान के अंदर आएगी, डिस्कशन होगी, जिसके ऊपर इत्तेफाक राय पाया जाता होगा, और इसका आगाज हमने अपनी हुकूमत में किया। मियां नवाज शरीफ साहब ने एक ऐसी कमेटी बनाई जो चेयरमैन सेनेट और स्पीकर कौमी असेंबली हेड करते थे। हम इलेक्शन रिफॉर्म्स भी उसमें लेके आए, हम यमन वाला मामला भी उसमें लेके आए, हम दहशत गर्दी के खिलाफ जंग भी उसके अंदर लेके आए, हम सी पैक को भी उसके अंदर लेके आए, और हमने उन मामलात के अंदर वहां एक राय पैदा की अवाम के अंदर। जो JIT रिपोर्ट्स का एक सिलसिला चल रहा है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नुमाइंदों का कहना है कि जो रिपोर्ट, और ये मैं अभी उज़ैर बलोच की रिपोर्ट के हवाले से बात कर रहा हूँ, जो यूनानिमस है, जिसपे JIT के 6 अरकान के दस्तखत हैं, वो ही जायज़ है, वो ऑथेंटिक है और वो ख़त्मी रिपोर्ट है। तो उसी सिलसिले में शैला साहिबा, जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने उनका एक गहरा किस्म का ताल्लुक था होम मिनिस्टर के साथ, जुल्फ़िकार मिर्ज़ा साहब के साथ, और जो दूसरी जानिब अली ज़ैदी साहब की तरफ से इल्ज़ामात हैं कि आखिरकार जो दूसरी JIT रिपोर्ट है उसमें भी अक्सरियत के दस्तखत हैं, यानी 6 अरकान में से 4 अरकान के दस्तखत हैं, और उसमें ज़रदारी साहब का नाम है, फरियाल तालपुर साहिबा का नाम है, उवैस मुज़फ़्फ़र, शर्जील मेमन, और इसी तरह सिलसिला चलता रहा और एक तवील फहरिस्त है। उसके मुतालिक शैला साहिबा क्या कोई कार्रवाई हमें देखने को मिलेगी सिंध हुकूमत की जानिब से कि क्या कुछ हुआ लियारी में 2009 से 2013 तक? अच्छा, मैं तवील तरीन सवाल का एक जवाब देना चाहती हूँ कि JIT रिपोर्ट एक ही होती है, जिसपे तमाम वफाकी और सूबाई इदारे जो उसके लिए जिसके तहत वो बनाई गई थी, उन सब के जो है दस्तखत हूँ। और हमारा ये दावा है कि हम ओल्ड सिटी एरिया के नामी गिरामी और ओल्ड सिटी एरिया कराची के नामी गिरामी और कराची के नामालूम अफराद को हम ख़त्म कर चुके हैं। आज कराची की रौनकें बहाल हैं। ईद गुजरी, अभी बकरीद आ रही है, ईद पे फितरा सब अपनी मर्जी से दे रहे हैं काफ़ी अरसे से, और खाले भी अपनी मर्जी से दे रहे हैं, ताजिर आराम से हैं। और ओल्ड सिटी एरिया में मेडिकल कॉलेज, यूनिवर्सिटी चल रही है, 500 के डॉक्टर निकल चुके हैं। तो अगर कोई नामालूम अफराद खाकी लिफाफे में एक इनको देके जाग गए हैं जिसपे 4 लोगों के दस्तखत हैं, तो वो हमें नहीं मालूम इन्होंने कहाँ तैयार कराई। ना हम उसे काबिल जिक्र समझते हैं। हम ये समझते हैं कि जो इनके पास ना काबिल जिक्र है, उसमें भी जुल्फ़कार मिर्जा के ऊपर चार्जेस हैं, और अभी भी तो बजाय इसके कि मैं तबसरा करूं, आप करूं, उसका 169 का स्टेटमेंट मौजूद है, अदालत में वो जा रहा है, सेहत जुर्म से इनकार कर रहा है, अदालतों में बाहिफाजत जा रहा है, अदालतें आज़ाद हैं, कोई नैब के पास थोड़ी है वो, और उसकी पूरी सिक्योरिटी की जाती है जितनी मोहतरमा की भी नहीं की गई, मुशर्रफ के बाद इसी की जा रही है। तो हमें क्या मसला है? बाकी जिसको मसला है, जिंदा कैरेक्टर उनके पास जुल्फ़कार मिर्जा उनकी पार्टी में, उनको बुलाएं, पूछें, जहां हाजिर कराना चाहते हैं कराएं। मैं समझती हूँ इस पे बहस फजूल है, हमें बहस करनी चाहिए। मैं जो समझती हूँ वो बल्दिया टाउन पे कि किस तरह से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने सिंध में एक ऐसे माफिया का खात्मा किया। 3 दफा इस पे कमीशन 3 दफा इसकी तहकीकाती कमीशन बना। किस तरह से इसको पहले एक सानहे में तब्दील कर दिया गया था, लेकिन बाद में ये हुआ। और हम जैसे उज़ैर बलोच को लेकर आए, इसी तरह हम्माद सिद्दीकी को, रहमान बोला को हमने पकड़ा, तो ये क्रेडिट हमें जाता है। लेकिन इसके पीछे जो मेन किरदार है, मेरे शरा रज़ा शाह, तो शायद वो आज भी आज़ाद है। लेकिन इससे बढ़ के एक और डेवलपमेंट भी है कि आप मौलाना फजल रहमान साहब एक दफ़ा फिर मुतहर्रिक हो गए हैं, और उनकी कल मुलाकात आसिफ अली जरदारी साहब से भी हुई है। तो ये मौलाना बेचारे तो डे फर्स्ट से बड़ी कोशिश कर रहे हैं, अगरचे नैरेटिव आप लोगों का है, नून लीग का और पीपल्स पार्टी का, आप इमरान खान को सिलेक्टेड कहते हैं, आपका ख्याल है कि हुकूमत बुरी तरह पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा थ्रेट बन चुकी है,
मौलाना साहब एक एफर्ट करते हैं, लेकिन कहीं फोटो सेशन या कंटेनर पे जाके गेस्ट अपीयरेंस दे के आप वापस आ जाते हैं, तो आप करने क्या जा रहे हैं? गोया कोई कोई इस दफा कोई फैसला किया आपने कि मौलाना साहब को आप खाली नहीं लौटाएंगे बल्कि भरपूर उनके साथ खड़े होंगे? और प्लान ऑफ एक्शन क्या है? क्या ये जो JITs आई हैं उनका प्रेशर अवॉइड करने के लिए सारी मीटिंग्स हो रही हैं, या आपने कोई फैसला कर ली कि आप सड़कों पे आने लगे और हुकूमत को टफ टाइम दे रहे हैं? देखिए, JIT का हम पे कोई प्रेशर नहीं है, और मैं ये समझती हूँ कि मौलाना तहरीक चलाएं, ऑपोजिशन की कोई भी पार्टी तहरीक चलाए, उसका ये तासुर देना कि वो नाकाम हुई, ऐसा नहीं है। कुव्वतों के खिलाफ कोई भी तहरीक जो है वो नाकाम नहीं होती, उसके असर फौरी नहीं तो देर बाद में भी आते हैं। अब ने सिंध में बुलाई है JUI फे ने, ये इंतहाई कामयाब APC है। अब आप मुझसे कहेंगे कि कैसे? इसलिए कि ये सिर्फ ऑपोजिशन की पार्टीज नहीं थी, इसमें मुत्तहदा ने और काफ लीग ने भी शिरकत की है। और अब इस APC का जो भी नतीजा निकले कि इससे ये असर हुआ, वो असर हुआ, वो एक अलग बात होगी, लेकिन पहला मरहला ये साबित कर रहा है कि हुकूमत की इत्तेहादी जमातें मजबूर हो गई हैं कि अब वो दूसरों के साथ जाके उन्होंने बैठना शुरू कर दिया। और उन इत्तेहादी जमातों ने भी 18वीं तरमीम की हिमायत की है। उन इत्तेहादी जमातों ने महंगाई, और जो इस वक्त भी आज के अखबार में है कि 3 हफ्ते से जबरदस्त महंगाई है मुल्क में, और टमाटर फिर से जो है एक मरतबा 96 रुपए किलो हो गया है, और जो बुनियादी आइटम्स हैं उनकी कीमत संभाले नहीं संभल रही। कल लाहौर हाई कोर्ट का भी बयान अखबारों में छपा था, सबने देखा था। और आज इमरान साहब के अजमल वजीर साहब का नोटिफिकेशन हो गया है कि जो उनका कारनामा सामने आया है। तो पहले ही एक हुकूमत जो है वो नॉन इलेक्टेड वुज़रा पे मुश्तमिल है, और नॉन इलेक्टेड की बड़ी सबसे खामी जो है वो ये होती है कि वो अवाम को जवाबदेह नहीं होते, जो नहीं है। तो हमारी इस वक्त खूबी ये है कि हुकूमत की शामिल जमातें जो हैं वो ऑपोजिशन के पास आई हैं और APC में बैठी हैं, और जो एजेंडा था कल उस पे उन्होंने कहा है, यहाँ तक कि PSP ने भी कहा है कि 2200 अरब रुपए कराची को दिए जाते हैं, तो कराची को हुकूमत हिस्सा नहीं दे रही। MQM ने भी जो है वो इस पे इजहार किया है कि 18वीं तरमीम को ना छेड़ा जाए, महंगाई बेरोजगारी की तरफ तवज्जो दी जाए, और के इलेक्ट्रिक के मामलात को सीधे किए जाए। तो ये हमारी फतह है इस वक्त कि हुकूमत में होते हुए भी वो हुकूमत के साथ कॉन्फ्रेंस नहीं कर रही, मुतालबा नहीं कर रही, हमारी तरफ देख रही। अभी क्योंकि क्रेडिट का भी जिक्र हुआ, तो मुस्लिम लीग नवाज की हुकूमत की तारीफ की जाती है कि उन्होंने ऑपरेशन शुरू किया कराची शहर में, जो ऑपरेशन की बात हो रही थी उसको मजीद इंटेंसिफाई किया, और उसके बाद आपने देखा कि जो अमन की सूरत हाल थी उसमें भी बेहतरी आई। जो कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ हैं, शहबाज शरीफ साहब, उन्होंने कराची शहर से कंटेस्ट तो किया, लेकिन जो मुस्लिम लीग नवाज के मुतालिक तनकीद होती है सर कि ये जमात शायद पंजाब तक महदूद रह गई है, क्या जो अब इन ऑपोजिशन आपने लाहे अमल तय किया है उसमें पंजाब से हट के, चाहे खैबर पख्तूनख्वा हो जो एक ज़माने में नवाज लीग का एक तरह से मरकज़ हुआ करता था, सिंध सूबा, बलोचिस्तान, उसकी तरफ आप तवज्जो देंगे? और साथ में अगर मैं मुख्तसर सा सवाल शामिल कर लूँ, हालांकि मुख्तलिफ जमातों से ताल्लुक रखती हैं, JIT रिपोर्ट्स जो उज़ैर बलोच की आई हैं, मुत्तहदा कौमी मूवमेंट बल्दिया टाउन की आई हैं, उस पर नवाज लीग का कोई मौक़िफ़ है सर? बहुत सारे सवालात इकट्ठे हो गए, और पहला सवाल आपका ये कि कराची के अमन में मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का किरदार, और शहबाज शरीफ साहब वहाँ से सीट हार गए। सीटें हारने का मेरे ख्याल वक़्त जब था तो तब कहा भी गया, बताया भी गया, और आप मुझसे ज़्यादा जानते होंगे, अभी चंद दिन पहले जावेद हाशमी साहब की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई जिसे नहीं दिखाया गया। अब भी कोई ऐसी बात होगी तो उसे दिखाया और बताया नहीं जाएगा। सीटें कैसे हारे ये एक अलग दास्तान है, और कैसे सीटें कौन जो जीतने वाले हैं वो कैसे जीते, अभी 2 साल के अंदर ये बहुत सारा जो है मामला वो बहुत खुलकर सामने आ गया। रही बात कि मुस्लिम लीग नून पंजाब तक महदूद होगी, है कतन ऐसी बात नहीं है।
मुस्लिम लीग नून ने 5 साल वफाक के अंदर हुकूमत करके ये बताया है कि सियासी इस्तेहकाम कैसे लाया जाता है, मुल्क के अंदर अमन कैसे लाया जाता है और मुख्तलिफ सियासी सोच और नजरिया रखने वाले लोगों को साथ लेकर कैसे चला जाता है। कराची ऑपरेशन और कराची का अमन पाकिस्तान के लिए बहुत ज़रूरी और कायदे मोहतरम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने यह फैसला पहली पार्लिमानी मीटिंग में किया और फिर उसके ऊपर पहरा भी दिया, जो निसार अली खान साहब का बतौर वफाकी वजीर दाखिला इसके अंदर बहुत मुस्बत और बड़ा तगड़ा किरदार रहा। और ये जितनी GIT रिपोर्ट्स आई हैं उन्हीं लोगों के खिलाफ हैं जिनको हमारे दौरे हुकूमत में कटहरे में लाया गया। अब खाकी लिफाफा कोई घर पे दे गया और वफाकी वजीर बोल पड़े, तो ये बहरहाल मुझे बहुत मेरे लिए हैरान कुन बात है कि अगर फेडरल कैबिनेट का मेंबर कोई कान में आके खुसर फुसर कर जाए, भी कंटेनर पे आप थे, आपके वजीर आजम के कान में कोई इधर कहता था उधर कहता था, वो उसी तरह बोल देते थे। आज भी वही रविश है, जरा बदलिए, आप वफाकी वजीर बनिए, आपके पास हुकूमती इदारे आपके मुतहत हैं जितने हैं, वो FIA हो, वो आर्मी से हो, वो रेंजर से हो, वो IB हो, आप वहां से जो ऑफिशियल रिपोर्ट है वो ला के पेश कीजिए। आपको ये कहने की क्या जरूरत है कि कोई खाकी लिफाफा दे गया? भाई छोड़िए लिफाफों को, खाकी है, नीला है या पीला है, बी अ गवर्नमेंट, बी अ फेडरल मिनिस्टर। जी चौधरी साहब, लेकिन नून लीग के दौर के आखिरी दौर में, आखिरी दिनों में शायद चौधरी निसार साहब के कान में भी कोई आगे कोई बातें करता था, तभी वो अपने जो कायद हैं उनकी पॉलिसी से इख्तलाफ भी करते थे और बाद में पार्टी भी छोड़ गए। तो मेरे ख्याल वो एक अलग इशू है, अभी आप वो एक अलग इशू है, वो एक अलग इशू है, उसके ऊपर फिर कभी बात हो जाएगी। आपने बात दरमियान में एक ये की कि हमारे ख्याल में ये हुकूमत सिलेक्टेड है। क्या मेरा ख्याल है, आपका ख्याल नहीं है? आप क्या चीनी 90 रुपए किलो नहीं खरीद रहे? क्या आप जो है वो आज रोटी और आटे की जो कीमत है वो नहीं भर रहे? क्या आपने पेट्रोल का बहरान नहीं भुगता? क्या आप दवाइयात की कीमत जो है वो 100-200 गुना ज्यादा नहीं दे रहे? ये सारी चीजें और जितने भी लोग ये दे रहे हैं। चौधरी साहब, एक तरफ नवाज शरीफ साहब जेल से खत लिख रहे थे मौलाना फजल रहमान साहब को कि जबरदस्त, आपका मौक़िफ़ ठीक है, हम आपके साथ खड़े हैं, आगे बढ़ो, और दूसरी तरफ हमने देखा है कि शहबाज शरीफ साहब कंटेनर पे आए नहीं, बेचारे मौलाना साहब को आपने इस्लामाबाद में अकेला छोड़ दिया। तो सर हम तो आप बिल्कुल, शहबाज शरीफ साहब भी आए, शराजी साहब, शहबाज शरीफ साहब भी आए, बाकी लोग भी आए, और जितनी हमारी पॉलिसी थी पार्टी की हम उसके मुताबिक आए। देखिए, पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून ने पिछले 10 सालों में एक चीज जिस पे इत्तेफाक किया है कि गैर आईनी तरीके से किसी हुकूमत को नहीं गिराया जाएगा। अगर आपको इस असेंबली की अब पहला दिन याद हो तो साबिक सदर आसिफ अली जरदारी साहब ने और मौजूदा अपोजिशन लीडर और साबिक वजीर आला पंजाब मियां शहबाज शरीफ साहब ने क्या कहा था कि इमरान खान साहब आगे बढ़िए, काम कीजिए मुल्क के लिए। लेकिन अगर इमरान खान साहब ने काम ये करना हो कि वो गवर्नर स्टेट बैंक कहीं से लाएं, वो वजीर खजाना कहीं से लाएं, वो शाम को कहें लॉकडाउन नहीं होगा और इस्लामाबाद में 1 घंटे बाद नोटिफिकेशन जारी हो जाए, तो ये जरा सिलेक्टेड नहीं तो और क्या है। हमारे ऊपर आप जरूर हरफे तनकीद जो है वो उठाएं, हम हाजिर हैं जवाब देने के लिए, लेकिन इस बात से ना मना करें कि हम इन्हें सिलेक्टेड कहें। चौधरी जाफर इकबाल साहब, शराजी साहब, क्योंकि हमारा वक्त खत्म हो रहा है तो इसी पे जरा करते हैं। साबिक सिंध असेंबली स्पीकर शैला रजा साहिबा, साबिक वफाकी वजीर चौधरी जाफर इकबाल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया शो में शामिल होने का, अपना कीमती वक्त देने का, और सवाल और ये बात तस्लीम करते हैं काफ़ी वाइड रेंजिंग थे, लेकिन उनका फिर भी उसी सिंफ में जवाब दिया गया। उम्मीद है आपको आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा। मुझे और शराजी साहब को अपनी राय से भी आगाह कीजिए और इजाज़त दें, कल तक। खुदा हाफ़िज़।